हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें बच्चों अभी बिजनेस का आपका चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के सिद्धांत। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू फेयोल फेयोल के सिद्धांत चल रहे हैं। उसके बाद हम FW टेलर के करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, तो इसमें बच्चों आपके 7 पॉइंट्स हो गए थे। टोटल 14 प्रिंसिपल हैं। आप वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनती रहे, ठीक है। और सब बच्चे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब बिजनेस के कंटिन्यू वीडियो डलेंगी जो आपके लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो बच्चों देखिए, इसमें हमारे 7 पॉइंट्स हो गए थे। अब नेक्स्ट 7 पॉइंट है फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ फेयोल की प्रबंध के सिद्धांत अकॉर्डिंग टू फेयोल। इसमें आपका 7 पॉइंट क्या नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर जब अथॉरिटी बॉस के हाथ में हो, हेड ऑफ द फर्म कंपनी, बॉस के हाथ में अगर सारी डिसीजन मेकिंग, सारी पावर अगर उनके अंडर में है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन। उसी के अपोजिट अगर पावर लोअर टू अपर मतलब सबके, उनसे डिसीजन मेकिंग में आप अपने लोअर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनसे भी कुछ सलाह मशवरा लेते हैं, उनसे भी कोई राय विचार लेते हो, डिसीजन पूछते हो, तो उस चीज को कहा जाएगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, इन बुक लैंग्वेज सेंट्रलाइजेशन इम्प्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप मैनेजमेंट। मतलब जब टॉप मैनेजमेंट के हाथों में हो सारा डिसीजन लेने का राइट, तो वो कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। जब किसी फर्म के या किसी कंपनी के सभी डिसीजन लेने का निर्णय उच्च स्तर के प्रबंधक को हो, तो वो कहलाएगा केंद्रीयकरण। उसी के अपोजिट शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी विथ लोअर, है ना, लोअर लेवल। आप अपनी अथॉरिटी, अपने अधिकार लोअर जो आपके यहाँ फैक्ट्री में सुपरवाइजर या उनमें जो मध्य निम्न स्तर के लोगों के साथ भी जब अथॉरिटी शेयर करते हो, उनको भी राइट देते हो बोलने का, डिसीजन लेने का, व्यूज देने का, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गई। विकेंद्रीकरण मतलब निचले स्तर से भी राय विचार लेना, और केंद्रीयकरण का मतलब सिर्फ बॉस ने जो कह दिया वही काम होगा। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केल टेनर, सोपान श्रृंखला। इसका मतलब है किसी भी अकॉर्डिंग टू फेयोल कि कहीं पे भी एक जो ऑर्डर जाता है वो अपर से लोअर तक जाएगा। मतलब आप टॉप मैनेजमेंट से मिडिल और मिडिल से लोअर। जैसे कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद आपका लोअर जैसे सुपरवाइजर, है ना। तो मतलब टॉप लेवल ABC, टॉप लेवल से होते हुए सारे जो ऑर्डर है वो चेन नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जो ऑर्डर पास होंगे उसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला। ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था। कि फर्म में, कंपनी में एक व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए किसी भी काम का। अगर कोई चीज, आप मान लीजिए आपका टेक्सटाइल का काम है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, कपड़ों को, रॉ मटेरियल, आपने व्हाइट शीट खरीदी, कपड़े खरीदे, उनको आपने डाई किया, डाई करने के बाद आपने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद स्टिच करी, स्टिच के बाद आप मार्केट में लेकर आए। आप डायरेक्टली व्हाइट को सीधे मार्केट में तो नहीं लेके आएंगे ना, या डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे बिना डाई के, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक व्यवस्था होनी चाहिए, कंटिन्यूटी, ऑर्डर होना चाहिए किसी भी काम के लिए, सीक्वेंस होना चाहिए। विदाउट सीक्वेंस, बिना किसी ऑर्डर के कोई भी काम तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर वही डिससेटिस्फेक्शन, एंड में आके कंट्रोलिंग पे, जब वो 5 मैंने आपको बताए थे, प्लानिंग, याद है बच्चों आप लोगों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद नियुक्तिकरण, है ना, स्टाफिंग, फिर डायरेक्शन और फिर कंट्रोलिंग। तो ये अगर हम ये सारी चीजें गलत होती जाएंगी तो एंड में जाके कंट्रोलिंग में पता चलेगा और फिर सारा फेल, फिर दोबारा सारा काम होगा। इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू फेयोल कोई भी काम जो है वो ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता। मतलब आपके फर्म में, आपकी कंपनी में, प्रबंध में
प्रबंध में सभी एम्प्लॉय के साथ इक्वालिटी किया आपका नेचर होना चाहिए बॉस का, कि सबके साथ इक्वालिटी हो। ये नहीं कि किसी के साथ कोई आपका अपना है तो आप उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, कोई दूसरा आपकी आपकी अपने रिलीजन का है तो आप उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, उसकी गलत काम को भी ठीक कह रहे हो कि वेरी गुड, वेल एंड गुड, उसका आपने प्रमोशन कर दिया। बट दूसरा बंदा आपके रिलीजन का नहीं है तो आपने क्या करा, उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर भी रहा है फिर भी आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू फेयर सब में इक्विटी होनी चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि कर्मचारी का स्थायित्व होना चाहिए। स्थायित्व मतलब जब कोई एम्प्लॉय आपके फर्म में, आपकी कंपनी में जुड़ चुका है तो अगर वो काम सही कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उस पर कंट्रोलिंग करोगे, उसको वहां से हटा दोगे। ठीक है। लेकिन उसको एक सही रिजल्ट लाने के लिए टाइम भी दोगे। ये नहीं कि आपने 1-2 दिन में उसका डिसीजन बना के रख दिया। आप उसको 1 मंथ 2 मंथ, वो अकॉर्डिंग टू वर्क है ना, जैसा वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप उस इतना टाइम देंगे उनको कि कितना टाइम, फिर वो उसके रिजल्ट को देखेंगे। देन उसके ऊपर आप वर्क करोगे कि भाई वो आपका काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं तो आप उनको जॉब स्टेबिलिटी देंगे। जॉब स्टेबिलिटी से क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो होगा वो आपका एम्प्लॉय फ्री हो जाएगा कि हाँ मेरी जॉब सिक्योर है। तो वो कंपैरिजन, पहले से कंपैरिजन वो अच्छा काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड स्टेबल रहेगा कि मेरी जॉब यहाँ पे सिक्योर है, मैं अपनी लाइफ के इतना टाइम में यहाँ अच्छे से दे सकता हूँ और इनके लिए और अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके अंदर एक डर रहेगा कि मैं इतना अच्छा जो काम कर रहा हूँ कल निकाल दिया तो अकॉर्डिंग टू फेयर आप जॉब में हमेशा एम्प्लॉय की जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, पहल क्षमता। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं ये सारे पॉइंट्स बच्चों। ये नहीं है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ फेयर, 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयर। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि लॉन्ग में ही आएगा। लॉन्ग में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये वेरी शॉर्ट में, ये शॉर्ट में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, ऐसे भी आ सकता है। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स अलग अलग क्लियर होने चाहिए। अब ये पहल क्षमता है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है एक मैनेजर को अगर उसको अपने एम्प्लॉय से काम लेना है तो उसको पहले खुद वो काम करना है, तभी वो करेंगे। आपने तो कोई ऑर्डर पास कर लिया कि 10 डेज में मुझे इतना गुड्स प्रिपेयर चाहिए, बट आप लेजी हो, आप टाइम से नहीं जा रहे हो ऑफिस, तो वो कैसे कहेंगे? लेबर नहीं करेगी काम। आपको अगर उनसे काम लेना है तो पहले खुद भी एक्टिव होके आपको दिखाना है। तो पहल क्षमता का मतलब पहले खुद करेंगे वो काम। अगर कोई टीचर है, कोई भी XYZ आपको बोलती है कि सुबह 5 बजे से उठ के बच्चों आपको पढ़ना है, तो पहले मुझे 4:30 उठना होगा। अगर मैं खुद सो रही हूँ और आपको बोलूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा और आप अप्लाई भी नहीं करेंगे इन चीजों को। तो पहल क्षमता के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि जो बॉस होगा, जो मैनेजर होगा, जो आपको अगर किसी से कोई काम लेना है तो पहले उस काम को खुद करके दिखाना है या उनसे पहले आपको एक्टिव रहना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन वो कहेंगे कि वो तो खुद करता नहीं है, मैं क्यों करूं। तो पहल क्षमता, इनिशिएटिव, आपको खुद से आगे बढ़ना है किसी भी काम के लिए, जो काम आपको दूसरों से लेना है। और प्रबंध का मतलब ये होता है दूसरों से काम कराने की कला, आर्ट्स ऑफ, मतलब आप किसी से कैसे काम करा लो, वही चीज क्या कहलाती है? प्रबंध, मैनेजमेंट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डेकोर्स, मतलब सहयोग की भावना। सहयोग की भावना का मतलब है कि कहीं पे भी आपका व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये होना चाहिए कि हम दूसरे की कितनी हेल्प कर सकते हैं, कि टीम वर्क है ना। प्रबंध में कोई अकेला काम नहीं करता। आपने जो कैरेक्टरिस्टिक करवाई थी मैंने, विशेषताएं, प्रबंध की विशेषताएं, उसमें आपने पढ़ा था कि ये टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क में सहयोग चाहिए एक दूसरे का, है ना। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा सबके बीच में तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा।
तो ये बेटा आप लोगों के 14 के 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए हैं। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, एज ए शॉर्ट, एज ए वेरी शॉर्ट, ये किसी भी टाइप में आ सकते हैं। तो प्लीज इसके नोट्स बना के तरीके से बिजनेस की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। आप जितने अच्छे से इसको करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, तब जाके आपको अच्छे से आप लिखें। लाइक आपका ये 4 पेज कम से कम आपके बोर्ड की कॉपीज में होने चाहिए, तब जाके आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे 8 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है, और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे वीडियो अच्छी अच्छी डालती रहूं आपके सब्जेक्ट से, आपके सिलेबस से रिलेटेड।